डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण में चर्चा है देश के सर्वोच्च पद की। बात तब की जब भारत परतंत्र हुआ करता था। तब क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री एक मुस्लिम थे। भारत उस दौर की भी जब देश आज़ाद था, क्या तब देश में एक मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना देने से कई प्रकार की समस्याओं से आज ये देश आज़ाद होता। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आगामी 6 माह के अंदर 25,000 की संख्या को पार करना है। गर्मी तेजी से अपने पैर पसारना चाहती है। मौसम में भी गर्मी बढ़ रही है, पर अभी ये अपने प्रकोप पर नहीं पहुंच पाई है। बीच में हल्की बौछार और ओले गिरने की खबरें आ जाती हैं। चुनाव का मौसम भी अपने तेवर दिखाने पर आमादा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना काफ़ी अरसे से चर्चाओं में बने रहने के लिए जानी जाती हैं। उनकी उम्मीदवारी के बाद उनके चर्चे फिर से चर्चाओं में हैं। ताज़ा मामला उनके बयान से आया है, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया है। इस पर बहस छेड़ना लाजमी था, इसलिए इस पर चर्चाएं चालू हो गईं। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हम सब ने किताबों में यही पढ़ा है। फिर कंगना ने क्यों सुभाष चंद्र बोस को देश का प्रथम प्रधानमंत्री कहा? दरअसल 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था, इसलिए उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस दौरान मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अपने सहयोगियों को बांट दी थी। इस दौरान नेताजी ने विदेश और युद्ध जैसे विभाग अपने पास रखे थे और वो स्वयं इस सरकार के प्रधानमंत्री कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, सर्वेसर्वा कह लीजिए, वो स्वयं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठन हुई इस अंतरिम सरकार का एक अस्थायी तौर पर गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना। इसे लगभग 10 देशों ने मान्यता दी थी, जिनमें विशेष तौर पर आयरलैंड, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, कोरिया, जापान जैसे देश थे। जापान ने तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों को नया नाम भी दिया था, जिनमें अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को स्वराज्य द्वीप का नाम दिया था। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को हराकर उसे खदेड़ा था। पर इसके बाद परिस्थितियां तब बदल गईं जब विश्व युद्ध के इस काल में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर होती गई। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के समय अपनी सरकार का गठन किया था और जर्मनी, जापान के नियंत्रण वाले सिंगापुर में इस सरकार का गठन हुआ था। उस समय नेताजी के पास 85,000 सशस्त्र बल सैनिकों का था। उनका अपना रेडियो स्टेशन था। वे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा लहराकर उस क्षेत्र को आज़ाद घोषित किया था। नेताजी ने दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत की आज़ादी का माहौल भी बनाया था। यह उनकी रणनीति का, कार्यकुशलता का बेजोड़ नमूना था। जापान के कमज़ोर होने से ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता गया। अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद सरकार में शामिल नेताओं की, सैनिकों की गिरफ्तारियां
करना चालू कर दिया। और उस समय फौज में सभी जाति धर्म के लोग थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था। तब अंग्रेज़ गिरफ्तारी के दौरान हिंदू मुस्लिम कहकर चाय देते थे। तब वो आज़ाद हिंद फौज के दीवाने उससे मिल बांट कर पीते थे। कहना चाहिए कि वो समानता का, वो सद्भाव का, वो समरसता का माहौल था। वो अखंड भारत का दौर था। आज़ाद हिंद फौज में महिला यूनिट भी थी। नेताजी के पास उस समय अपना बैंक था, मुद्रा थी, डाक टिकट था। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नेताजी बोस को याद करते हुए उनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन, राष्ट्रीय आज़ाद बैंक, आज़ाद हिंद रेडियो और रानी झांसी रेजिमेंट के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया था और नेताजी के योगदान को सराहा था। इससे पहले भारत का 1915 में अंतरिम सरकार के गठन का इतिहास भी है। इस सरकार का गठन काबुल में हुआ था। यह सरकार इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी ने बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार का गठन किया गया था और काबुल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार के प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह को बनाया गया था। सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने थे। मौलाना बरकतुल्लाह ने दशकों विदेशों में समय लगाया इस बात के लिए कि उन्हें भारत के लिए इस सरकार को समर्थन मिल सके। मौलाना बरकतुल्लाह को गदर आंदोलन का संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। अफगान के अमीर ने भी भारत का खुला समर्थन का ऐलान कर दिया था। इससे 1919 में ही अफगान को ब्रिटिश सरकार से मुक्ति मिल गई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बनी ये दोनों सरकारें फेल हो गईं क्योंकि दुनिया के देशों ने इनका समर्थन नहीं किया और जिन्होंने समर्थन भी किया वो खुलकर बोलने से कतराते रहे। दोनों सरकारों का गठन भी भारत के बाहर हुआ था। इनमें आज़ाद हिंद सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक तो पहुंच भी गई थी, पर काबुल में बनी सरकार भारत तक कभी नहीं पहुंच पाई। कंगना के बयान से देश में इतिहास पर फिर बहस छिड़ गई है। वैसे भी इतिहास पर आरोप है कि इतिहासकारों ने देश को सही इतिहास नहीं बताया बल्कि छद्म इतिहास बताया है। इतिहास को भविष्य की राजनीति को साधन के हिसाब से लिखने का आरोप है। भारत के जनमानस में दशकों से कई खबरें आम चर्चाओं में चलती रहती हैं। उनमें एक चर्चा ये भी चलती रहती है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना देश के सर्वोच्च पद पर बैठना चाहते थे। उस समय के राजनेताओं ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। आज़ादी के पहले के उस कालखंड के नेता इस बात पर आ गए थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए जो देश का सर्वोच्च पद होगा। पर कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भी कम महत्वाकांक्षी नहीं थे। वो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को लगातार काफ़ी समय से पेश करते आ रहे थे। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर उन्हें राष्ट्रपति पद से संतोष करना पड़ता, पर यदि ऐसा होता तो शायद देश के टुकड़े नहीं होते, देश का माहौल ख़राब नहीं होता, देश का सामाजिक ताना बाना सलामत रहता। इस देश को पहला अल्पसंख्यक मुसलमान प्रधानमंत्री के तौर पर मिल जाता। आज़ादी के बाद देश को बाहरी संकटों से नहीं जूझना पड़ता। अखंड भारत का दौर कहलाता। कहते हैं महात्मा गांधी का खास लगाव जवाहरलाल नेहरू को लेकर हमेशा बना रहा, इसलिए उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। तमाम विरोधाभासों के बावजूद ये वो दौर था जब महात्मा गांधी देश के अघोषित सर्वोच्च सर्वमान नेता हुआ करते थे। इसलिए देश के सर्वोच्च पद की बागडोर सौंपने की बात आई तो महात्मा गांधी ने सबको दरकिनार कर दिया, बल्कि तमाम समर्थनों के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किनारे लगा दिया। स्वदेशी की वकालत करने वाले और अमल करने वाले गांधी को लगता था कि नेहरू विदेशों में पड़े हैं, अंग्रेजियत से पले बड़े हैं, उनका रहन सहन भी पश्चिमियों जैसा है,
अंग्रेजों से शासन लेते समय नेहरू की योग्यता उस कालखंड के सभी नेताओं पर भारी पड़ेगी। शासन चलाने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू की योग्यता देश के काम आएगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लेकर ये तमाम चर्चाएं दशकों से आज भी जनमानस के दिलों में दबी पड़ी हैं, जो समय समय पर उभर के आ जाती हैं। यही दूसरा वाक्य तब का है जब देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता था। बात 1979 से शुरू होती है, जब चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने अपने समर्थन से प्रधानमंत्री बना दिया था। ऐसे में जब वो संसद में अपनी सरकार की बहुमत परीक्षण के लिए जा रहे थे, तो उन्हें खबर मिल गई कि इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। जनता पार्टी के बचे हुए नेता और जनसंघ के नेता आपस में मिले और उस समय के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम को अपना नेता बना लिया। गैर कांग्रेसी दलों ने भी अपना समर्थन दे दिया। बाबू जगजीवन राम एक अच्छे प्रशासक के तौर पर पहले ही अपनी छवि बना चुके थे। इसके अलावा उनकी विनम्रता, सादगी और ईमानदारी से उनका व्यक्तित्व अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा था। उनके प्रधानमंत्री बनने के पूरे अवसर बन गए थे। यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलता, जो आदिकाल से दबे कुचले वंचितों समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती। लोकसभा का कार्यकाल 1982 तक चलता। कम से कम वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहते और उनसे अच्छे प्रशासन की उम्मीदें थी। पर कहा जाता है उनको रोकने के लिए तमाम हथकंडों पर विचार किया गया। उनके लड़के का स्कैंडल मिल गया, उसे अखबारों में प्रसारित कराया गया और बाबू जगजीवन राम की ताजपोशी खटावी पड़ गई। लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी गई और देश में पहले मध्यावधि चुनाव की नींव पड़ गई। आज़ाद भारत के इतिहास की ये बातें आज भी लोगों को पीड़ा से भर देती हैं। जब आज़ाद हिंद सरकार के दौर की यादों में लोगों को एक शांति प्रिय, समानता का माहौल, सद्भाव की ऊंचाइयाँ, नागरिकों में प्रेम की मिसालें दिखती हैं और दिखता है अखंड भारत। बात के इतिहास की गलती से बिगड़ा वातावरण भरोसे को तार करता आ रहा है और जो आज तक जारी है। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी प्रकार का कोई दावा करना नहीं है, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना है। प्रिंट मीडिया के दौर का साहित्यकार पत्रकार के रूप में मेरा पुराना परिचय है। आज का समय टेक्नोलॉजी का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज कई रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। इस डिजिटल युग में मैंने भी यूट्यूब के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अभी मेरा प्रयास औरों की तुलना में बहुत छोटा है। मुझे विश्वास है आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद पर, जिसकी बदौलत मेरा भी एक स्थान बन सकता है। आपसे अनुरोध है कि इसके संबंध में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।